नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुजराती साहित्य के एक बहुत बहुत बड़े नाम उमाशंकर जोशी पर। हाँ, और हमारे पास उनकी दो बहुत ही कमाल की कविताएं हैं। और एक छोटा सा परिचय भी है उनके बारे में। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जोशी जी के पास ऐसी कौन सी खास नज़र थी जो उन्हें कागज के एक मामूली से पन्ने में अनंत काल तक चलने वाली खेती दिखा देती थी। और आसमान में उड़ते कुछ बगुलों में एक ऐसा जादू जो आंखें ही चुरा ली जाएं। बिल्कुल, उनका सीक्रेट क्या था? चलिए पता लगाते हैं। क्या बात है। तो इस खोज की शुरुआत करते हैं उस इंसान को समझकर। उमाशंकर जोशी 1911 से 1988, 20वीं सदी के लेखक। हाँ। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि वो एक ही साथ दो दुनियाओं में जी रहे थे। कौन सी दो दुनियाएं? एक तरफ उन्हें परंपरा का जबरदस्त ज्ञान था, मतलब उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे क्लासिक्स का अनुवाद किया। मतलब अपनी जड़ों को बहुत अच्छे से जानते थे। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ वो एक मॉडर्निस्ट थे जो कविता को आम लोगों की भाषा और जिंदगी के अनुभवों तक ले आए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती थी? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और असल में यही उनके जीनियस का हिस्सा था। वो समझते थे कि नया कुछ बनाने के लिए पुरानी नींव का मजबूत होना जरूरी है। अच्छा। वो परंपरा की ताकत को जानते थे लेकिन उसकी बेड़ियों में बंधे नहीं। उन्होंने कालिदास से भाषा का रस लिया और उसे आम आदमी के खेत और आसमान से जोड़ दिया। और वो सिर्फ कवि नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। निबंध लिखने में तो गुजराती साहित्य में उनका कोई मुकाबला नहीं था। और वो सिर्फ लिखते ही नहीं थे बल्कि अपनी बातों पर जीते भी थे। हमारे सोर्स में बताया गया है कि वो भारत की आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे। हाँ, और जेल भी गए थे। जेल भी गए थे। हाँ, और उनकी एक लाइन है जो उनके पूरे नजरिए को पकड़ लेती है। कौन सी? तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। वाह। मतलब महानता किसी के पद या उम्र में नहीं, नहीं, बल्कि उसके काम में, उसकी सोच में देखते थे। बिल्कुल। और मुझे लगता है उनकी जिंदगी का ये जो फलसफा था कि छोटी चीजों में ही असल बड़ाई छिपी है, वो उनकी कविता में सबसे खूबसूरत तरीके से नजर आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी आज की पहली कविता, छोटा मेरा खेत। जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा तो मैं भी रुका। छोटा मेरा खेत। एक कवि खेतीबाड़ी की बात क्यों कर रहा है? लेकिन असल में ये कविता लिखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में है ना? एग्जैक्टली। ये एक शानदार मेटाफर है, एक तुलना है। कवि के लिए कागज का एक चौकोर पन्ना ही उसका छोटा सा खेत है और इस खेत में वो शब्दों की फसल उगाता है। ठीक है, तो इस खेती का पहला स्टेप क्या है? कविता कहती है, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। मुझे ये अंधड़ शब्द बड़ा दिलचस्प लगा। क्यों? आमतौर पे आंधी तूफान तो सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन यहाँ वो कुछ नया बना रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? वे बता रहे हैं कि क्रिएटिविटी यानी कुछ नया बनाने की प्रक्रिया कोई शांत आरामदेही चीज नहीं है। अच्छा। वो एक उथल पुथल है। आपके अंदर का सब कुछ हिल जाता है, कोई मजबूत इमोशन, कोई जबरदस्त आइडिया तूफान की तरह आता है और उसी उथल पुथल के बीच से रचना का एक बीज आपके दिमाग में, मतलब उस कागज के खेत में? हाँ, उस कागज के खेत में बो दिया जाता है। अच्छा, तो ये अंधड़ असल में एक इमोशनल या इंटेलेक्चुअल तूफान है। ठीक है, बीज बो दिया गया। अब आगे क्या होता है? अब आता है सबसे जादुई हिस्सा। कवि लिखते हैं, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे। वाह। ये लाइनें कमाल की हैं। वो जो एक आइडिया का बीज था वो कल्पना यानी इमेजिनेशन के केमिकल को पीकर पूरी तरह गल जाता है। वो अपना असली रूप खो देता है। मतलब वो आइडिया अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, वो बदल रहा है। हाँ। और फिर उस गली हुई चीज से शब्द के अंकुर फूटते हैं, यानी वो आइडिया अब कला का, कविता का रूप लेने लगा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल, ये वो पल है जब एक सोच शब्दों में ढलने लगती है। और फिर तीसरा स्टेप आता है जब वो अंकुर पूरी फसल बन जाता है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। हाँ, यानी वो रचना, वो कविता पत्तों और फूलों से लदकर एक मुकम्मल शक्ल ले लेती है। और इस फसल का फल कैसा है? कविता कहती है, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। ये कोई आम रस नहीं है, ये अमृत है। बिल्कुल, मतलब उस कविता को पढ़कर जो आनंद मिलता है वो दिव्य है। और यहीं ये तुलना अपने शिखर पर पहुंचती है। लेकिन जोशी जी यहाँ रुकते नहीं। वो इस तुलना को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जहां खेती और कविता का फर्क साफ हो जाता है।
और कविता की असली ताकत सामने आती है। हाँ, आप आखिरी लाइनों की बात कर रहे हैं, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। जब मैंने ये पढ़ा तो एक पल के लिए सच में रुक गया। इसका क्या मतलब है? वही तो मैं सोच रहा था, एक पल की बुआई और हमेशा चलने वाली कटाई। सोचिए, खेत में फसल की रोपाई होती है, कुछ महीनों बाद कटाई होती है, वो फसल इस्तेमाल होती है और खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। लेकिन कविता का आइडिया भी एक क्षण में ही आता है, रोपाई क्षण की। लेकिन उसकी फसल की कटाई कौन करता है? पाठक, पढ़ने वाले। और कब तक? हमेशा तक। एक मिनट, तो वो कह रहे हैं कि एक कविता जिसे लिखने में शायद कुछ घंटे लगे होंगे या दिन लगे होंगे। हाँ, उसका असर हजारों साल तक रह सकता है। मतलब एक लेखक अपने लिखे हुए शब्दों में एक तरह से अमर हो जाता है। ये तो कमाल का आइडिया है। मुझे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोचकर। यही तो कला का जादू है। इसीलिए वो आगे कहते हैं, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। चाहे जितनी बार लूटें। हाँ, आप उस कविता का रस चाहे जितनी बार लूटें, जितने लोग लूटें, वो कभी कम नहीं होता। वो कागज का छोटा सा खेत रस का अक्षय पात्र बन जाता है। एक ऐसा जादुई बर्तन जो हमेशा भरा रहता है। हमेशा। पता है, ये सिर्फ कविता लिखने के बारे में नहीं है, ये तो किसी भी तरह की डीप वर्क के बारे में है। अच्छा, जैसे? चाहे कोई कोड लिख रहा हो, एक बिजनेस बना रहा हो या एक बच्चे की परवरिश कर रहा हो। एक पल का आइडिया या फैसला, रोपाई क्षण की, अगर सही कल्पना के रसायनों यानी मेहनत और ध्यान से सींचा जाए तो उसके नतीजे जिंदगी भर, बल्कि उसके बाद भी मिलते रहते हैं। कटाई अनंतता की। हाँ, जोशी जी असल में हमें किसी भी काम को कला की तरह देखने का नजरिया दे रहे हैं। क्या बात है, आपने इसे एक बहुत बड़े कैनवस पर रख दिया। और आप बिल्कुल सही हैं, ये कविता हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी चीज को जुनून से बनाता है। ठीक है, तो छोटा मेरा खेत में हमने देखा कि कैसे एक पल की सोच हमेशा के लिए एक रचना बन जाती है। लेकिन क्या हो जब एक पल का नजारा ही आपको हमेशा के लिए बांध ले, जब आप बनाने वाले नहीं बल्कि बंधने वाले बन जाएं। जोशी जी इसी अनुभव को अपनी दूसरी कविता बगुलों के पंख में पकड़ते हैं। और ये कविता पहली वाली से एकदम अलग है। वो दिमाग की कविता थी, ये दिल और आंखों की कविता है। हाँ, इसमें कोई गहरा मेटाफर नहीं है, बस एक पल है। और उस पल का जबरदस्त असर है। वो पल क्या है? कविता शुरू होती है, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। हाँ, मतलब आकाश में एक लाइन में उड़ते हुए बगुलों के पंख। सिंपल। बिल्कुल सिंपल। सिंपल लगता है, लेकिन जोशी जी हमें दिखाते हैं कि सिंपल चीजों में कितनी गहराई हो सकती है। वो पहले हमें बताते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, जिसे हम वस्तुगत या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। और फिर वो बताते हैं कि उसे देखकर उनके मन पर क्या असर हो रहा है। हाँ, जो आत्मगत है या सब्जेक्टिव है, इन दोनों के मिलने से ही जादू पैदा होता है। और वो उस नज़ारे की तस्वीर कैसे खींचते हैं? वो कहते हैं, ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कजरारे बादलों के ऊपर? काले बादलों के कैनवस पर तैरती हुई शाम की सफेद चमकीली बॉडी। ये इमेज तो दिमाग में छप जाती है। बिल्कुल, काले और सफेद का ये कॉन्ट्रास्ट उस सीन को कितना ड्रामेटिक बना देता है। हाँ, ये सिर्फ बगुले नहीं है, ये अंधेरे पर तैरती हुई रोशनी है। और इस खूबसूरती का कवि पर क्या असर होता है? वो कहते हैं, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूं, ऐसा है कि वो नजारा मेरी आंखें चुरा के ले जा रहा है। मतलब आपका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा, वो नजारा आपको हाईजैक कर लेता है। ये आंखें चुराए लिए जाती वाली बात मुझे बहुत अपनी सी लगती है। हाँ। कभी कभी होता है ना, कोई सूर्यास्त देख रहे होते हैं या कोई गाना सुन रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और 5 मिनट के लिए आप सच में भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। वो पल आपको अगवा कर लेता है। सही है। जोशी जी ने उसी एहसास को इन शब्दों में पकड़ लिया है। हाँ। वो आगे कहते हैं, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। ये खूबसूरती एक जादू है, एक माया है जो धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। और फिर कविता में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। कहाँ पर? जब कोई चीज इतनी खूबसूरत हो तो आप चाहेंगे कि वो हमेशा चलती रहे, लेकिन कवि गुहार लगाते हैं, उसे कोई तनिक रोक रखो। 1 मिनट, ये क्या बात हुई? वो इतनी खूबसूरत चीज को रोकना क्यों चाहते हैं? यहीं पर इस कविता का असली मर्म छिपा है। ये खूबसूरती के अनुभव का विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। अच्छा। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा खूबसूरत होती है तो वो आपको एक अजीब सी बेचैनी भी देती है।
आप उस पल में हमेशा के लिए जीना भी चाहते हैं, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको असहाय महसूस कराती है। मतलब डर लगता है कि आप उसमें पूरी तरह खो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक अजीब कश्मकश है ना? आप उस जादू से बचना भी चाहते हैं और उसमें डूब भी जाना चाहते हैं। हाँ। तो ये जो गुहार है, उसे कोई रोक रखो, ये असल में उस खूबसूरती के सामने हार मान लेने जैसा है। बिल्कुल, ये कहना कि बस इससे ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगा। ये सौंदर्य के सामने एक तरह का सरेंडर है। हाँ, वो खूबसूरती इतनी हावी हो गई है कि कवि को उसे एक पल की मोहलत चाहिए, लेकिन आखिरी लाइनें बताती हैं कि वो बच नहीं पाए। कविता खत्म होती है, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पांखें। वो वापस उसी नजारे पर लौट आते हैं। वो उस माया से निकल ही नहीं सकते। कमाल है। तो इन दो छोटी छोटी कविताओं से हमने उमाशंकर जोशी की कला का पूरा स्पेक्ट्रम देख लिया। हाँ, एक तरफ छोटा मेरा खेत है जो बनाने की, सृजन की गहरी और जटिल प्रक्रिया को परत दर परत खोलती है, और दूसरी तरफ बगलों के पंख, जो कुछ बनाने के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करने के बारे में है। प्रकृति के एक पल भर के नजारे का इतना तीव्र और जादुई असर कि आप बस उसमें बंध कर रह जाते हैं। एक तरफ दिमाग की गहराई है, दूसरी तरफ दिल का समर्पण। और दोनों ही कविताओं के केंद्र में क्षण, यानी एक पल की अहमियत है। बिल्कुल। पहली कविता में एक क्षण में बोया गया बीज अनंत काल की फसल देता है, और दूसरी कविता में एक क्षण का नजारा कवि को हमेशा के लिए अपने में बांध लेता है। ये दिखाता है कि जोशी जी के लिए मामूली से दिखने वाले पलों में ही अनंत की संभावना छिपी होती थी। शायद यही उनकी खास नजर का राज था। तो अंत में एक विचार जिस पर हम सब सोच सकते हैं, जोशी जी रोपाई क्षण की को कटाई अनंतता की से जोड़ते हैं। एक पल की बुआई और कभी ना खत्म होने वाली फसल। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो हमारे सुनने वालों के लिए है, ये आइडिया सिर्फ कविता या कला पर ही क्यों लागू हो? ये हमारी अपनी जिंदगी में सीखने, रिश्ते बनाने या कोई भी काम करने पर कैसे लागू हो सकता है? हमारी जिंदगी में वो कौन से छोटे क्षणिक काम है, वो कौन से पल भर के फैसले हैं जो अगर सही मेहनत और कल्पना से सींचे जाएं तो स्थायी और कभी ना खत्म होने वाले नतीजे दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।